नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और आज हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ जरूर दिखाई दे रही है लाल निशान में, लेकिन निचले स्तरों से हम देख रहे थे कि अच्छी यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि निफ्टी देखेंगे तो 112 अंक नीचे की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स में करीब 390 अंकों की क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूती बनी हुई थी और लगभग 36 अंक ऊपर की जो मजबूती थी वो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो पल्ला भारी था वो आज बिकवाली की तरफ था। गिरने वाले शेयर आज ज्यादा थे और हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 3 शेयर ऐसे थे जो कि आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो मार्केट में आज के दिन कमजोरी थी। लेकिन एक बार आपको बता देते हैं कि इस पूरे हफ्ते बाजार में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस पूरे वीक अगर बात करेंगे तो निफ्टी में लगातार 2 हफ्तों की तेजी के बाद हमने देखा कि आज कमजोरी देखने को मिली और लगभग 1% का नेगेटिव रिटर्न दिया निफ्टी ने। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब ½ % का नेगेटिव रिटर्न था। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर लगातार मजबूती जारी है और लगातार ये 10वां हफ्ता है जब हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग इस वक्त दिखा रहा है। इसके अलावा अगर इंडेक्स स्पेसिफिक गेन की बात करेंगे तो टॉप परफॉर्मर था इस हफ्ते का पीएसयू इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स अगर देखेंगे शानदार तेजी 5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला वीकली। एफएमसीजी में करीब 2% का, बैंक निफ्टी में 1% का। उसके बाद फाइनेंस और मेटल में भी हमने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग ही यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि मेटल शेयरों में भी इस पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। लूजिंग साइड पर अगर देखेंगे तो इस बार के टॉप लूजर थे आईटी शेयर। भारी कमजोरी देखने को मिली। इस बीच ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी जो निकल कर आई, कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस आ रहे हैं एनालिस्ट मीट में वो कुछ नेगेटिव थे और उसी के चलते हमने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स देखिए इस पूरे हफ्ते करीब 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद दूसरा नंबर है रियल्टी स्टॉक्स का। यहाँ पर भी कमजोरी थी और रियल्टी इंडेक्स देखिए करीब 3% नीचे। उसके बाद एनर्जी, फार्मा, मीडिया, ऑटो और सरकारी कंपनियों में भी हमने देखा कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था। निफ्टी के गेन चढ़ने वाले शेयरों पर अगर देखेंगे तो एचयूएल था इस हफ्ते का टॉप परफॉर्मर, 4% ऊपर का रिटर्न दिया। एलएनटी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिला। इस हफ्ते हमने देखा कि एलएनटी का जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ के पार भी निकल चुका है। शानदार तेजी यहाँ पर भी देखने को मिला और इस पूरे हफ्ते भी 3% की तेजी एलएनटी में देखने को मिली। उसके बाद नंबर है एक्सिस बैंक का, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया। एशियन पेंट्स में भी देखिए कच्चे तेल में जो दबाव आया उसका फायदा यहाँ पर एशियन पेंट्स को मिला और 3% ऊपर एशियन पेंट्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेस्ले इंडिया भी करीब 3% ऊपर। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों पे बात करेंगे तो टॉप 2 शेयर्स यहाँ पर आईटी स्टॉक्स ही दिखाई दे रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखिए आज की गिरावट काफी भारी पड़ गई स्टॉक में और हमने वीकली रिटर्न अगर देखेंगे तो करीब 10% टूटा ये शेयर। टेक महिंद्रा में 7% की गिरावट दिखी। टाटा मोटर्स, सन फार्मा और विप्रो में भी यहाँ पर 4 से 5% की वीकनेस देखने को मिली। अब मिड कैप में किस तरह का प्रदर्शन था ये भी आपको एक बार दिखा देते हैं। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया देखिए यहाँ पर शानदार मजबूती देखने को मिली। इस पूरा वीक हमने सरकारी बैंकों में शानदार तेजी देखी और टॉप परफॉर्मर था यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया करीब 13% ऊपर। उसके अलावा वरुण बेवरेजेस, गोदरेज इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट्स में भी अच्छी खरीदारी इस पूरे वीक देखने को मिली। तो ये पूरा हफ्ता था हमने देखा छोटे मझोले बैंकिंग शेयरों के नाम था जिसमें कि सरकारी बैंकों में शानदार मजबूती देखने को मिली। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आईआरएफसी टूटा। काफी अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली लेकिन इस पूरे हफ्ते यहाँ पर बिकवाली का दबाव हावी था और 10% की गिरावट यहाँ पर देखी। और इसके अलावा मिड कैप आईटी शेयरों में भी कमजोरी ही देखने को मिली। पर्सिस्टेंट सिस्टम देखिए, कोफोर्ज, एम्फेसिस और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर करीब 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के बात करें तो निफ्टी के लिए ये हफ्ता जो था वो थोड़ा वीकनेस भरा था, खास करके आईटी स्टॉक्स के लिए यहाँ पर भारी कमजोरी देखने को मिली। लेकिन सरकारी बैंकों में तेजी अभी भी बनी हुई है और बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा कारोबार इस पूरे हफ्ते देखने को मिला। तो चलिए ये तो था मार्केट का पूरा एक रैपअप हमने इस हफ्ते का पूरा दिया। लेकिन इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, हमारी काफी सारे दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात हो रही है और हेलोइस कैपिटल के दिनशा ईरानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में आगे गिरावट आ सकती है, इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। जिस तरह से गिरा है
वो तो बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गई है, तो मतलब इसीलिए क्रूड गिरा है इतना जोरों का। इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट अच्छा होता है, वो तो बात अलग है, मतलब हमारा भी क्रूड बास्केट, इंपोर्ट बास्केट काफी बड़ा है, इसलिए हमें तो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा रहेगा, और एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम था ही नहीं इन्फ्लेशन का। बट ये इंडिकेटर जो है इतना जोरों का, जो क्रूड गिरा है अभी 77, 75, 77 ऐसे कुछ आ गया है ब्रेंट, तो आप पॉजिटिव नहीं होता, मतलब उससे उससे आपके वाइब्स जो होते हैं, ग्लोबल वाइब्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि आज की तारीख में हमें ऐसे लग रहा है इंडिया एक्चुअली बहुत ही बढ़िया किया है ये ईयर टू डेट, आउट परफॉर्म किया है सारी इकोनॉमीज, सॉरी ग्लोबली मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। बट अभी जाके हमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ब्रीदर मिले बाजार को तो अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ से थोड़ा आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा दिस ग्रोथ, क्योंकि अगर जो ग्लोबल इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है तो इंडिया अकेला इतना लड़ता नहीं लड़ सकता है इस ट्रेंड के अगेंस्ट। तो अल्टीमेटली एक थोड़ा ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अभी हो गया, अभी बहुत हो गया यहाँ पे, एंड मे बी इट विल स्टेबलाइज फ्रॉम हियर ऑन। इसलिए हमें लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर के लिए या तो 2-3 क्वार्टर के लिए एक फ्लैट लाइनिंग सा हो सकता है मार्केट में, अनलेस द ग्लोबल मार्केट स्टार्ट परफॉर्मिंग। जो वो होता है तो फिर इंडिया विल स्टार्ट रनिंग अगेन। डिमांड थोड़ी पिकअप तो होनी चाहिए, बिकॉज अभी हो गया 1 साल से डिमांड कोलैप्स होके पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ आएगा वो वाई वाई ग्रोथ विल बी बिकॉज ऑफ अ लो बेस, उसके चलते आपको ग्रोथ दिखेगा। और दूसरा ये सब फैक्टर इन हो चुका है, अगर जो आप देखिए हमारे वैल्यूएशन जो है आज की तारीख में, ऑलरेडी एट अराउंड 25% प्रीमियम पे हम है ओवर लॉन्ग टर्म एवरेजेस इन द मार्केट। आई मीन स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूँ। आप अगर जो रीजन से कंपेयर करें तो हमारा तो प्रीमियम 75% के आसपास पहुंचा हुआ है, तो इसलिए वो तो बहुत ही हाई है। तो ये सब फैक्टर इन हो चुका है, और यहाँ से अगर ये पिकअप नहीं आया तो फिर तो हमें भी अब ऐसा लगता है कि करेक्शन अब में भी आपको देखने मिलेगा मार्केट में। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा बेस के सिनेरियो जो है वो ये है कि रूरल इकोनॉमी पिक्स अप, अर्बन रिमेन्स एट व्हाट इट इज, discretionary spends continue, but despite that the valuations are looking stretched। और एक्चुअली आप देखेंगे तो जो मेनली आपके जो ड्रॉप होगा इंडेक्स की अर्निंग्स में, बिकॉज सब इंडेक्स अर्निंग्स ही देखते हैं, वो बेसिकली एक कमोडिटी, ऑयल एंड गैस, ये सब कंपनियों के चलते ही कंप्रेशन आएगा थोड़ा अर्निंग्स में, इसलिए आपके पी फिर से आपको थोड़े प्रीमियम में दिखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि थोड़ा कॉशन बरते तो ठीक है। इन्फ्लेशन में तो वैसे भी मैंने बोला था कि इंडिया का तो इशू था ही नहीं, मतलब हमने तो पहले भी देखे हुए हैं, जो मिड ये डेकेड के, सॉरी लास्ट डेकेड के मिडिल में देखे तो 7-8% इन्फ्लेशन तो काफी टाइम से हमारे पास था, तो वी कैन वेरी वेल मैनेज दैट। बिल्कुल, तो ये थे दिनशा ईरानी बाजार पर और रूरल मार्केट पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ अगले हफ्ते बाजार में मौके कहाँ रहेंगे और बाजार पर रणनीति बनाने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर। अविनाश, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार आज हमने देखा इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, हालांकि आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 18,500 के ऊपर होने में के पास होने में कामयाब रही, लेकिन बैंक निफ्टी ने लगातार यहाँ पर तेजी दिख रही है और आज भी नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा हमने। अब अगले हफ्ते के लिए मार्केट की चाल आप कैसे दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में अगले हफ्ते जो बड़ा इवेंट है वो फेड की पॉलिसी को लेके 14 दिसंबर को फेड की मीटिंग है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आए। ऐसे आता है तो ऑब्वियसली मार्केट्स को थोड़ी सेंटिमेंटल पॉजिटिविटी मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन जिस प्रकार का रिपोर्ट्स यूएस और यूरोप से आ रहे हैं रिसेशन का, मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़े से यहाँ से सिग्नल लेके आगे बढ़ेगा। डोमेस्टिकली मुझे लग रहा है कि जो भी क्यूज थे, आरबीआई पॉलिसी थी, उसके बाद कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस नंबर्स थे, वो तो अभी खत्म हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ग्लोबल हेडविंड्स विल बी मोर इंपॉर्टेंट एंड फेड की पॉलिसी और गवर्नर साहब की वहां की कमेंट्री वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इंडेक्स विल बी वेरी वोलेटाइल, बट मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करना है, बट स्टॉक स्पेसिफिक ही मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए।
ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। बाजार में ग्लोबल इम्पैक्ट अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा, उस पर आप पर नजर रखिए। अविनाश, तो ग्लोबल हेडविंड्स जो हम देख रहे हैं उसका असर हम देख रहे हैं अभी से आईटी शेयरों में दिखाई दे रहा है फेड की बैठक के पहले, और इस पूरे हफ्ते हमने देखा भारी गिरावट देखी गई। आज भी काफी सारे शेयर्स टूटे, एचसीएल टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में। ये आईटी शेयरों पर अब आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या ये करेक्शन अभी कुछ समय और जारी रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटी के लिए कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स जो हेडविंड्स है वो काफी चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि यूएस और यूरोप से मैक्सिमम बिजनेस आईटी कंपनीज को आता है। हालांकि देखिए, अभी भी आईटी कंपनीज के बाद ऑर्डर्स काफी अच्छे हैं, इनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, लेकिन जो ग्रोथ का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अनसर्टन है। यूरोप में प्रॉब्लम्स यूएस से कहीं ज्यादा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 विल बी डेफिनेटली भी चैलेंजिंग, और तब तक हो सकता है कि आपको कोई बड़ा अपसाइड आईटी कंपनीज में ना मिले। तब तक ज्यादातर ये कंपनीज रेंज बाउंड रहेंगी, और मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली ग्रोथ रिजम्पशन के लिए वेट करेगा। तो यहाँ पे कोई फ्रेश निवेश ना करे, अगर किसी को खरीदना ही है तो लंबे निवेश के लिए और लंबे टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड बन सकता है, बट डेफिनेटली रिटर्न जो है वो आपके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे आपको निवेशित रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले 2-3 क्वार्टर अभी और चैलेंजिंग रहेंगे आईटी कंपनियों के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अच्छे स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी आप ढूंढ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर फोकस करते हैं। इस बार हमने देखा कि एसआईपी के जो आंकड़े आए, नंबर रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। आंकड़ों को लेकर एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि रिटेल निवेशकों का भरोसा अब काफी बढ़ा है। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। एसआईपी ने नए आंकड़े छुए हैं, और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश सर। सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो नवंबर के महीने आंकड़े आए हैं वो किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे महीने जो एसआईपी का नंबर है वो 13,000 से ज्यादा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि जो इक्विटी के अंदर इनफ्लो है उसमें काफी गिरावट हुई है। मेरा अंदाजा से रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑन SIP is intact, और rather it is improving, because इसलिए आप देख रहे हैं कि 13,000 का आसपास SIP इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन। फोलियोज के बारे में आप पूछेंगे तो फोलियोज का ऊपर 6 करोड़ का फोलियोज SIP फोलियोज आर देयर। इट्स एन ऑल टाइम हाई एंड इट इज ग्रोइंग, एवरी टाइम इट इज ग्रोइंग। डायरेक्ट इक्विटी में इट इज कमिंग डाउन, इन इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो इट इज कमिंग डाउन। वो इसलिए कि शायद वो मार्केट्स में प्रॉफिट देख रहे, वो प्रॉफिट्स को इनकैश करके कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बाइंग हाउस, और बिकॉज इट्स ऑल फेस्टिवल सीजन। तो मेरे अंदाजे से बजट अभी आने वाले हैं, बजट थोड़ा अच्छा सा बजट आएगा कि हमारा पास उम्मीद है। तो वो बजट अच्छा हो गया तो मार्केट्स और रिबाउंड करेंगे और ज़्यादा लेवल्स पे जाएंगे, तो यू विल सी मोर इंटरेस्ट कमिंग इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज इन द एसआईपी। और सर, अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ आपको लगता है कि एक अलग ट्रैक्शन दिखेगा और एक जो गति पकड़ी हुई थी डेट म्यूचुअल फंड ने वहाँ उस पर भी ब्रेक लगेगा? एट दिस मोमेंट यस, क्योंकि रेट हाइक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं है। रेट हाइक साइकिल एटलीस्ट अनदर 2 मोर रेट हाइक्स इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। तो वो रेट हाइक होने के बाद वो आरबीआई पॉज करेगा। when RBI pauses, you will see more funds coming back into the debt mutual fund, and which I believe is the right step at this particular point of time. बिल्कुल, तो ये थे एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश हमारे साथ खास बातचीत करते हुए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ और भी खबरों
ऊपर नजर डाल लेते हैं और फोकस में था इस बीच पेटीएम का स्टॉक भी। पेटीएम 13 दिसंबर को बायबैक पर विचार करेगी। बायबैक पर पूरी डिटेल्ड रिसर्च लेकर सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं पूरी खबर क्या है, उसके बाद स्टॉक का एनालिसिस भी करेंगे। सौमित बताइए। पेटीएम का बोर्ड मीट है दिसंबर 13 को, जहां पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं। अब उनके जो बायबैक की रिलीज आई थी एक्सचेंजेस में, उसमें से एक की कोट मिला है और वो ये कहता है कि कंपनी का ऐसा मानना है कि कंपनी की जो प्रिवेलिंग लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बायबैक काफ़ी बेनिफिशियल होगा शेयर होल्डर्स के लिए। अब याद रखिएगा पेटीएम का जो आईपीओ था वो करीब 2150 रुपीज़ पे आया था और करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो करीब 70% डिस्काउंट पे है इस इशू प्राइस से लेके। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कितना अमाउंट का बायबैक कर सकती है पेटीएम। तो अगर रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर वो टेंडर रूट फॉलो करते हैं तो 25% ऑफ नेटवर्थ जो है वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा बायबैक का। अगर ओपन मार्केट रूट फॉलो करती है तो उसमें 15% ऑफ नेटवर्थ ही मैक्सिमम अमाउंट रह सकता है बायबैक का। अब बोर्ड रेजोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अगर बायबैक का साइज 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा, बट अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो मतलब 10% से ज़्यादा का अगर बायबैक है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लग सकता है उन्हें इसके लिए। अब अगर वो टेंडर रूट फॉलो करते हैं तो उन्हें सेबी का रिव्यू लगेगा, क्योंकि उन्हें ड्राफ्ट लेटर और फाइनल लेटर भी शेयर करना पड़ेगा। बट अगर वो ओपन मार्केट चूज़ करते हैं तो बायबैक प्रोसेस जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेबी रिव्यू नहीं लगता है। अब अगर हम अमाउंट की बात करें तो कंपनी की जो कैश बैलेंस है वो करीब 9182 करोड़ रुपीज़ है, बट इसमें से कंपनी सिर्फ 3500 करोड़ ही यूज़ कर सकती है बायबैक के लिए, क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो उन्होंने आईपीओ प्रोसेस से रेस किया था, जो कि वो सिर्फ ग्रोथ पर्पस के लिए आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप कंपनी के नेटवर्थ देखेंगे तो करीब 13,564 के आसपास है। इसका मतलब ये होता है कि जो टेंडर रूट है उसमें मैक्सिमम बायबैक 3,390 करोड़ का हो सकता है और ओपन मार्केट रूट में 2,000 करोड़ का ही बायबैक हो सकता है। और अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना चाहती है, मतलब शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेना चाहती है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बायबैक का वो सिर्फ 1,356 करोड़ रुपीस का हो सकता है। तो याद रखिएगा दिसंबर 13 को हमें पहले तो बायबैक किस रूट से हो रहा है वो देखना होगा, बायबैक का प्राइस कितना है और फाइनल बायबैक अमाउंट कंपनी क्या डिसाइड करती है, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बोर्ड बैठक अभी होगी, किस रूट के जरिए होती है, किस प्राइस पे अनाउंस होता है, अभी तो इसका इंतजार हमें होगा। लेकिन बायबैक किस तरीके से आ सकता है, उसके नियम क्या कहते हैं, ये हम अभी आपको बता रहे थे। अविनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, इतनी दिक्कतों के बीच जहाँ रिटेल निवेशकों को पेटीएम में इतना नुकसान हो रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग साइंस और गाइडेंस भी नहीं निकल कर आया है उनके पिछले एनालिस्ट मीट में। इस बीच ये बायबैक आप कैसे देख रहे हैं इसको, और रिटेल निवेशकों के लिए कितना अट्रैक्टिव होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो मैनेजमेंट ने कहा था कि सितंबर 23 तक वो इबिटा पॉजिटिव होंगे। उसके पहले कंपनी बायबैक कर रही है, ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखिए 2150 में तो आईपीओ ऑफर था, अभी करीबन 550-600 रुपए का प्राइस है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए बायबैक की प्राइस अट्रैक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी बायबैक करती है तो उसका इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इक्विटी या अर्निंग पर शेयर पे बिल्कुल आता नहीं है। तो मुझे पता नहीं इस एक्सरसाइज का एक्चुअल क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज बायबैक तब करती है जब उनके पास काफी कैश होती है, कैश फ्लोज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों को देखिए थोड़ा सा खुश करने के लिए, मेरे ख्याल से जिन्होंने ऊपरी लेवल पे शेयर लिया है उनको शायद खुश करने के लिए ये बात मैनेजमेंट कर रहा है। कितना बड़ा आईपीओ होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सौमित ने कहा कि करीबन 1000 करोड़ का बायबैक आता है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क शेयर के प्राइस में आएगा नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशकों को वॉच करना चाहिए कितना बड़ा बायबैक है और क्या प्राइस है। हालांकि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी जब भी बायबैक करती है तो उसका मटेरियल इंपैक्ट नंबर्स पे दिखता नहीं है। तो नेट मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपसाइड प्योरली बायबैक से आएगा। बिल्कुल, तो कोई बड़ा अपसाइड की उम्मीद नहीं है इस बायबैक से। अब देखना होगा बोर्ड बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है, कितना बड़ा बायबैक कंपनी अनाउंस करने वाली है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी चाहिए, ये भी एक बार समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, तो शुरुआत करेंगे हम कुछ इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो काफ़ी सेंट्रल बैंक की तरफ से एक्शन हमें अगले हफ्ते दिखने वाला है। FOMC, ECB और
बैंक ऑफ इंग्लैंड अपना रेट डिसीजन जारी करेंगे और इसी के चलते हम देखेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जो अगले हफ्ते के लिए ट्रैक करने होंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा भी अगले हफ्ते आएगा। इंडिया, यूके, यूएस और चाइना, ये चारों ही देश अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा अगले हफ्ते रिलीज़ करने वाले हैं। सीपीआई रिलेटेड डेटा भी आएगा इंडिया, यूएस और यूके की तरफ से। खैर ये तो हो गई कुछ इकोनॉमिक क्यूज़, मगर अब बात करते हैं कुछ कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है उसकी। पेटीएम की बोर्ड की बैठक होने वाली है दिसंबर 13 को। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स को वो कंसिडर करने वाले हैं ये बोर्ड बैठक में। इनफैक्ट हम देखेंगे स्टार हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। दिसंबर 14 को आखिरी दिन होगा ये स्टॉक खरीदने के लिए, अगर आपको बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स भी फोकस में रहेगा। दिसंबर 16 को बायबैक टेंडर ऑफर बंद होने वाला है इसका। आईपीओ मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी एक्शन दिखेगा। यूनिपार्ट्स इंडिया का जो आईपीओ है वो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जाएगा दिसंबर 12 को। इसके अलावा कुछ आईपीओज अगले हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए भी खुल रहे हैं, जिनमें आबांस होल्डिंग, सूला वाइनयार्ड्स और लैंडमार्क कार्ड्स भी शामिल है। लॉक इन पीरियड भी खुल रहा है कुछ शेयरों के लिए, आइए उन पर भी हम ज़रा फोकस कर ले। तो दिसंबर 12 को हम देखेंगे कि आनंद राठी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बीकाजी फूड इंटरनेशनल और ग्लोबल हेल्थ जैसे शेयर्स के लिए लॉक इन पीरियड खुलेगा। श्रीराम प्रॉपर्टीज का लॉक इन पीरियड खुलेगा दिसंबर 15 को। और आखिर में हम फोकस करेंगे आरकेएन केमिकल इंडस्ट्रीज, जिसका लॉक इन पीरियड खुलेगा दिसंबर 16 को। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्यूज़ और इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इवेंट है जहां पर कि अगले हफ्ते हमारी नजर रहेगी। चलिए फिलहाल बुलेटिन को यहीं क्लोज करने का वक्त है। जाते जाते अविनाश आपसे समझना चाहेंगे, आपकी तरफ से रणनीति बताइए, आपकी नजर कौन से स्टॉक्स पर है? देखिए, मुझे दो स्टॉक्स पसंद है। एक तो कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया हमको लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अगर किसी का 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो कैपिटल गुड्स में इस पे सबसे अच्छा बेहतरीन प्ले है। करीबन 1650 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रहेगी। और दूसरी कंपनी पनामा पेट्रो रहेगी, जो बेसिकली स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर ऑयल, व्हाइट ऑयल बनाती है। मिड कैप कंपनी है, करीबन 2000 करोड़ पे इन्होंने पिछले साल 230 करोड़ का मुनाफा किया था। इस साल हमको लग रहा है कि 40 रुपए की अर्निंग आएगी और अर्निंग ग्रोथ कम से कम 20-25% आने वाले साल 1.5 साल के लिए रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तो यहाँ पे 450 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बनता है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। फंडामेंटल लिहाज से आगे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो